हेलो एवरीवन, तो आज मैं द रिडेम्पशन ऑफ ऑल नॉटिंघम मांगा के अगले कुछ चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो पिछले चैप्टर के एंड में हमने देखा था कि न्यूज़पेपर में इयान और मेडालिन की छपी हुई तस्वीर को देखकर मेडालिन के पिता नॉटिंघम मैनर में उससे मिलने आते हैं और फिर मेडालिन से कहते हैं कि वो इयान से शादी कर ले। भले ही अब वो बदसूरत हो गया है, लेकिन वॉर से पहले वो बहुत हैंडसम था, इसीलिए इयान और उसके बच्चे भी सुंदर ही पैदा होंगे। और इसके अलावा इयान के पास बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी है। अपने पिता को इयान की इस तरह से बेइज्जती करते देखकर मेडालिन बहुत गुस्सा हो गई थी और फिर वो उन्हें थोड़ा सुनाने के बाद उनसे कहती है कि वो उनकी बातों में आकर इयान की प्रॉपर्टी के लिए उससे शादी नहीं करेगी, बल्कि वो मेडालिन आगे कहने वाली थी कि क्योंकि वो इयान से प्यार करती है इसीलिए वो उससे शादी करना चाहती है, ना कि उसकी खूबसूरती या फिर उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। पर तभी इयान मेडालिन के कमरे के बाहर खड़े होकर मेडालिन की सिर्फ ये बात ही सुनता है कि मेडालिन उससे शादी नहीं करना चाहती है। और इतना सुनने के बाद इयान मेडालिन के कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता है। दरअसल ये खबर सुनकर कि मेडालिन के पिता मेडालिन से मिलने नॉटिंघम मैनर में आए हैं, ये सुनकर इयान ये सोचकर बहुत घबरा गया था कि शायद उस न्यूज आर्टिकल में छपी उसकी और मेडालिन की तस्वीर को देखकर मेडालिन के पिता बहुत गुस्सा हो गए होंगे और वो कहीं इस बात की वजह से मेडालिन को डांट न लगा दे। ये सब सोचकर इयान मेडालिन के पिता को सब कुछ शांति से बताने के लिए वहां पर आया था। पर अचानक से इयान को वहां पर देखकर मेडालिन ये सोचकर बहुत घबरा जाती है कि कहीं फिर से उनकी इस जिंदगी में भी इयान के उसकी आधी अधूरी बातों को सुनने की वजह से कहीं उनके बीच गलतफहमी की दीवार न खड़ी हो गई हो। तो इससे आगे की कहानी में बटलर भी इयान के पीछे पीछे चाय लेकर उस कमरे में आता है। पर इयान के साथ मेडालिन के कमरे के बाहर वो सारी बातें सुनकर बटलर भी बहुत गुस्सा हो गया था। फिर इयान मेडालिन से कहता है कि मैं जानबूझकर आपकी बातें नहीं सुन रहा था। ऐसे कहकर इयान हल्का सा मुस्कुराकर मेडालिन से इस तरह से उसकी बातें सुनने के लिए माफी मांगता है। मेडालिन अपने पिता की इयान के बारे में कही हुई बातों और इस पूरे इंसिडेंट की वजह से काफी एम्बैरेस्ड फील कर रही थी, इसीलिए वो इयान से अपनी नजरें चुराए चुपचाप वहां पर खड़ी थी। तभी मेडालिन के पिता थोड़ा घबराए हुए आगे आकर इयान को माय लॉर्ड कहकर एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करते हैं। पर इयान उनकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने साथ आए बटलर से कहता है कि सेबेस्टियन, प्लीज मिस रॉइनफील्ड और उनके पिता को पीने के लिए चाय सर्व कर दो। उन चाय के कप्स और केतली को इयान के पास वहां टेबल पर रखे देखकर मेडालिन समझ जाती है कि इयान उसके पिता का स्वागत करने के लिए बटलर के साथ चाय लेकर उसके कमरे में आया था। लेकिन उसके पिता और उसके जोर जोर से बहस करने की वजह से इयान थोड़ी देर के लिए कमरे के बाहर ही रुक गया, जिसकी वजह से इयान को उनकी वो बातें सुनाई दे गई। ये सब सोचकर मेडालिन बहुत घबरा गई थी। तभी इयान मेडालिन और उसके पिता से कोई और बात किए बिना ही लंगड़ाते हुए उस कमरे से बाहर जाते हुए अपने बटलर से कहता है कि चाय सर्व करके तुम इन्हें मेरे बदले ये भी बता दो कि मैं माफी चाहूंगा, लेकिन मैं इनके साथ चाय पीने के लिए यहाँ नहीं रुक सकता हूँ। टेबल पर रखे उन 3 चाय के कप्स को देखकर मेडालिन को ये समझ आ जाता है कि इयान मेडालिन और उसके पिता के साथ बैठकर चाय पीने के लिए अपने साथ वो 3 कप्स लेकर आया था। लेकिन मेडालिन और उसके पिता की बातों की वजह से इयान को बहुत चोट लगी है, इसीलिए अब वो उनके साथ बैठकर चाय नहीं पीना चाहता है। इन सब बातों के बारे में सोचकर मेडालिन बहुत दुखी हो जाती है। तभी इयान लंगड़ाते हुए अपनी बैसाखी के सहारे मेडालिन के कमरे से जाने लगता है। इयान को इस तरह से वहां से जाते हुए देखकर मेडालिन को यह अंदाजा हो जाता है कि अब फिर से उसके और इयान के बीच गलतफहमियों की वजह से और भी दूरियां आ गई है। इसीलिए ये सब सोचकर मेडालिन को अपने सीने में बहुत दर्द महसूस होता है। उस दिन मेडालिन के उसके पिता के साथ हुई उस मुलाकात के बाद अगले दिन बारिश नहीं हो रही थी
और मौसम बिल्कुल साफ था और धूप खिली हुई थी। इसीलिए मैडेलिन नॉटिंघम मैनर के बाहर एक पेड़ के नीचे अकेले बैठी हुई थी। मैडेलिन इयान के लिए बहुत दुखी थी, इसीलिए उसे अपने पिता से उसके मिलने के फैसले पर भी बहुत पछतावा हो रहा था। मैडेलिन उस बड़े से पेड़ की छाया में बैठे हुए अपने मन में अपने आप से कहती है कि शायद मुझे मेरे पिता से मिलना ही नहीं चाहिए था। मुझे ये बात पहले से ही पता होनी चाहिए थी कि मेरे पिता का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता है। जो इंसान अपनी इकलौती बेटी को अपनी जिंदगी की हुई सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट मानता हो और उससे जरा भी प्यार नहीं करता हो, भला वो दूसरों के बारे में क्यों सोचेगा। यह सब सोचकर मैडेलिन उदास होकर अपने आप से कहती है कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि इंसान इतनी जल्दी नहीं बदलते हैं। लेकिन इयान के बारे में क्या वो भी नहीं बदलेगा? क्या एक बार फिर से हमारी पिछली जिंदगी की तरह गलतफहमियों की वजह से हम एक दूसरे से दूर हो जाएंगे? ये सब सोचकर मैडेलिन बहुत उदास हो जाती है और उस बड़े पेड़ के नीचे बैठे हुए अपनी आंखें बंद करके अपने सिर को झुकाकर अपनी गोद में छुपा लेती है। मैडेलिन बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, इसीलिए वो सोचती है कि अगर मैं इयान के साथ रहती भी हूँ तब भी शायद कुछ नहीं बदलेगा। ये सब सोचकर मैडेलिन अपनी पिछली जिंदगी के बारे में याद करने लगती है, जब गलतफहमियों के चलते उसके और इयान के बीच की दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। लेकिन उस वक्त भी मैडेलिन इयान से प्यार करती थी, इसीलिए वो चाहकर भी इयान से दूर नहीं जा पा रही थी। लेकिन जब उसके सब्र का बांध टूट गया और उसने इयान को छोड़कर जाने का फैसला लिया, तब उसे सिर्फ मौत ही मिली। इसीलिए अपनी इस जिंदगी को फिर से नहीं दोहराने के लिए अपनी इस जिंदगी में मैडेलिन ने शुरुआत से ही इयान से फासला रखना चाहा। लेकिन ना चाहते हुए भी उसे फिर से इयान से प्यार हो गया। इसीलिए मैडेलिन सोचती है कि शायद उसकी इस जिंदगी में भी उसको फिर से वही अंजाम होगा और आखिर में फिर से उसे सिर्फ मौत ही मिलेगी। यह सब सोचकर मैडेलिन बहुत दुखी हो गई थी। तभी कोई आदमी वहां पर आता है और फिर मैडेलिन से कहता है कि मैं अपने ब्रेक टाइम पर यहाँ पर आकर इस पेड़ के नीचे सिगरेट पीता हूँ। ऐसा कहकर वो आदमी उस पेड़ से थोड़ी दूर खड़े हुए अपने हाथ में एक सिगरेट लिए उसे लाइटर से जलाने लगता है। वहीं अचानक से किसी आदमी की आवाज सुनकर मैडेलिन बहुत घबरा गई थी, इसीलिए वो जल्दी से अपना सिर उठाकर पीछे की तरफ उस आदमी की तरफ देखती है। दरअसल वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर कॉर्नेल एलिंगटन था, जो अपने ब्रेक टाइम पर हॉस्पिटल से बाहर सिगरेट पीने के लिए आया था। कॉर्नेल एलिंगटन को वहां पर देखकर और उसकी ये बातें सुनकर कि जिस पेड़ के नीचे मैडेलिन बैठी है वो पेड़ कॉर्नेल एलिंगटन का है, क्योंकि वो रोज ब्रेक टाइम पर उसी पेड़ के नीचे अपनी सिगरेट पीता है। ये सुनकर मैडेलिन कॉर्नेल एलिंगटन से अपनी नजरें फेर लेती है और फिर उस पेड़ के नीचे से खड़े होते हुए थोड़ा चिढ़कर कॉर्नेल एलिंगटन से कहती है कि आप ऐसी किसी जगह को अपनी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आप रोज इसी पेड़ के नीचे सिगरेट पीते हैं, इससे ये पेड़ और ये जगह आपकी नहीं हो जाती है। मैडेलिन की ये बातें सुनने के बाद कॉर्नेल एलिंगटन मैडेलिन से कहता है कि आज आप काफी उदास लग रही हैं। क्या आप उस न्यूज आर्टिकल की वजह से उदास है जिसमें आपकी और लॉर्ड इयान नॉटिंघम की तस्वीर छपी हुई थी? अचानक से कॉर्नेल एलिंगटन का यह सवाल सुनकर मैडेलिन थोड़ा हैरान हो जाती है। तभी कॉर्नेल एलिंगटन फिर से मैडेलिन से कहता है कि आपको इस तरह की बात की वजह से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इस तरह की गॉसिप पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। मैडेलिन कॉर्नेल एलिंगटन की तरफ गुस्से भरी नजरों से देखे जा रही थी। तभी कॉर्नेल एलिंगटन हल्का सा मुस्कुराकर मैडेलिन की तरफ देखते हुए उससे कहता है कि लोगों को जवान लड़के लड़कियों के जोड़े बनाना पसंद होता है।
लोग किसी का भी नाम किसी के भी साथ जोड़ने के बाद अपने मन में ही ख्याली पुलाव पकाकर सोचते रहते हैं कि वो लड़का और लड़की पक्का एक साथ है। कर्नल एलिंगटन की ये बातें सुनकर मडालिन उससे अपनी नजरें फेर लेती है और फिर उदास होकर अपनी पलकें झुकाए कर्नल एलिंगटन से कहती है कि मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं है, बस मुझे दुख इस बात का है कि मेरी वजह से लॉर्ड इयान नॉटिंघम को परेशानी हुई। मडालिन की ये बात सुनकर कर्नल एलिंगटन मडालिन से कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता। ऐसा कहकर कर्नल एलिंगटन मडालिन से पूछता है कि वैसे क्या आपने भी ये खबर सुनी? ऐसा लगता है कि जल्दी ही इस हॉस्पिटल को बंद करके फिर से मैनर में बदल दिया जाएगा। कर्नल एलिंगटन की बातें सुनकर मडालिन थोड़ा हैरान होकर उससे पूछती है कि क्या? मडालिन को हैरान देखकर कर्नल एलिंगटन अपने हाथ में ली हुई सिगरेट को एक मिनी पॉकेट एश ट्रे में बुझा देता है और फिर उस एश ट्रे को बंद करते हुए मडालिन से कहता है कि तो आपने ये खबर नहीं सुनी? ऐसा कहकर कर्नल एलिंगटन मडालिन को बताता है कि जल्दी ही यहाँ के सभी मरीजों को किसी और हॉस्पिटल में भेज दिया जाएगा। कर्नल एलिंगटन की ये बातें सुनकर मडालिन बहुत हैरान हो जाती है और फिर अपने मन में सोचती है कि अगर सभी मरीज यहाँ से जाने वाले हैं तो मेरे ख्याल से सभी डॉक्टर और नर्सेस को भी यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि बिना मरीजों के भला उनका यहाँ पर क्या काम होगा। ये सोचकर कि जल्दी ही दूसरे डॉक्टर और नर्सेस के साथ मडालिन को भी ये नॉटिंघम मैनर छोड़कर जाना होगा, ये सोचकर मडालिन बहुत उदास हो जाती है। अब तक कर्नल एलिंगटन ने एक नई सिगरेट जला दी थी और वो उसे अपने हाथ में लेकर पी रहा था, पर मडालिन को इतना उदास देखकर कर्नल एलिंगटन थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर मडालिन से पूछता है कि क्या आपको इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो इस हॉस्पिटल को बंद कर देंगे? ऐसा कहकर कर्नल एलिंगटन मडालिन से कहता है कि नॉटिंघम मैनर शुरुआत से ही एक घर था, इसीलिए कभी न कभी तो इसे फिर से हॉस्पिटल से घर में बदलना ही था। कर्नल एलिंगटन की बातें सुनकर मडालिन उदास होकर अपनी नजरें झुकाए वहां पर खड़े हुए कर्नल एलिंगटन से कहती है कि मुझे पता था, लेकिन कर्नल एलिंगटन से ऐसा कहने के बाद मडालिन अपनी आंखें बंद करके अपने आप से कहती है कि मुझे ये बात पता थी, लेकिन ये सब कुछ इतने जल्दी होगा ये मैंने नहीं सोचा था और मैं इस बात के बारे में इस तरह से नहीं जानना चाहती थी। मडालिन के कहने का मतलब था कि वो नॉटिंघम मैनर को फिर से घर में बदलने की बात इस तरह से किसी अनजान आदमी के मुंह से नहीं सुनना चाहती थी। इसके बजाय अगर उसे ये बात उसकी दोस्त इज़ाबेल या फिर एरिक या इयान ने बताई होती तो शायद उसे इतना बुरा नहीं लगता। इस सब के बाद कर्नल एलिंगटन मडालिन से पूछता है कि अब आप क्या करेंगी? कर्नल एलिंगटन का सवाल सुनकर मडालिन उससे पूछती है कि आपके कहने का क्या मतलब है? कर्नल एलिंगटन को पता था कि मडालिन एक फॉलन नोबल लेडी है जिसके पास ना तो कोई घर है और ना ही मुश्किल समय में उसे सहारा देने के लिए कोई परिवार, और वो अपना जीवन गुजारा भी इसी हॉस्पिटल से करती है। पर लेकिन इस हॉस्पिटल के बंद होने के बाद मडालिन के सर से छत और रोजी रोटी का साधन दोनों ही छिन जाएंगे। इसलिए कर्नल एलिंगटन मडालिन से कहता है कि मेरे कहने का मतलब था कि क्या इस हॉस्पिटल को छोड़ने के बाद आपके पास कोई और जगह है जहां पर आप जा सके? कर्नल एलिंगटन की ये बातें सुनकर मडालिन उसे जवाब देती है कि जब तक मेरे इरादे मजबूत है तब तक मैं कहीं भी जा सकती हूँ। यहाँ पर मडालिन के कहने का मतलब है कि जब तक वो अपने हालातों और अपने सामने आई मुश्किलों से घबराकर हार नहीं मानती है, तब तक वो कहीं भी जाकर एक नई शुरुआत कर सकती है और अपनी जिंदगी गुजारने का साधन ढूंढ सकती है।
मडालिन की ये बातें सुनकर कर्नल एलिंगटन जोर जोर से हंसने लगता है और फिर मडालिन से कहता है कि मुझे लगा ही था कि आप इस तरह का जवाब देंगी। मडालिन की बातें सुनकर कर्नल एलिंगटन को पता चल गया था कि मडालिन आसमान में उड़ने वाले एक आजाद पंछी की तरह है, जिसे आंधी तूफान या अपनी जिंदगी में आई मुसीबतों का सामना करना बहुत अच्छे से आता है और उसके मजबूत इरादे उसे हर तरह की मुश्किलों का सामना करने के बाद भी एक ऊंची उड़ान भरने की हिम्मत देते हैं। पर वो पंछी किस दिशा में अपने पंख फैलाएगा ये कोई भी नहीं जानता। फिर कर्नल एलिंगटन सीरियस होकर मडालिन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि इस हॉस्पिटल को छोड़ने के बाद भी क्या आप नर्स का काम करना जारी रखेंगी? कर्नल एलिंगटन का सवाल सुनकर मडालिन थोड़ी देर तक चुप रहकर कुछ सोचती है और फिर सीरियस होकर कर्नल एलिंगटन की तरफ देखते हुए उससे कहती है कि मैं हॉस्पिटल में काम करना चाहूंगी। मडालिन का जवाब सुनकर कर्नल एलिंगटन मडालिन से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आप मेरे साथ काम क्यों नहीं करती हैं? कर्नल एलिंगटन अपना एक हाथ मडालिन की तरफ आगे बढ़ाते हुए मडालिन को ऑफर देता है कि इस हॉस्पिटल को छोड़ने के बाद मडालिन एक नए हॉस्पिटल में उसके साथ काम करे। पर कर्नल एलिंगटन के अपनी तरफ बढ़ाए हुए हाथ और उसके एक नए हॉस्पिटल में एक साथ काम करने के ऑफर को सुनकर मडालिन बहुत हैरान हो जाती है। मडालिन कर्नल एलिंगटन के अपनी तरफ बढ़ाए हुए हाथ को हैरानी से देखे जा रही थी और कर्नल एलिंगटन की बातें सुनने के बाद मडालिन को अपनी पिछली जिंदगी की वो बातें याद आती है जब कर्नल एलिंगटन ने मडालिन को उसकी पिछली जिंदगी में अपना घर और पति छोड़कर उसके साथ चलकर उसकी असिस्टेंट नर्स बनकर काम करने का ऑफर दिया था। एक बार फिर से कर्नल एलिंगटन के उस ऑफर को सुनकर मडालिन हैरानी से कर्नल एलिंगटन की तरफ देखने लगती है और फिर अपने मन में अपने आप से कहती है कि यह आदमी मुझे फिर से वही ऑफर दे रहा है जो इसने मुझे मेरी पिछली जिंदगी में दिया था। मडालिन की पिछली जिंदगी में कर्नल एलिंगटन मडालिन को एक छोटे से कीड़े और अपने आप को एक शिकारी पंछी की तरह सोचता था, जो सिर्फ इस मौके की तलाश में था कि कब वो उस छोटे से कीड़े को अपनी चोंच में पकड़कर अपने साथ उड़ाकर ले जाने के बाद उसका शिकार कर सके। उनकी पिछली जिंदगी में मडालिन को लेकर कर्नल एलिंगटन के इंटेंशंस ठीक नहीं थे, इसलिए अपनी इस जिंदगी में फिर से कर्नल एलिंगटन का वही ऑफर सुनने के बाद मडालिन कर्नल एलिंगटन की आंखों की तरफ हैरान होकर देखते हुए अपने आप से सवाल करती है कि क्या इस बार इस आदमी की नीयत साफ है? क्या मैं सच में इस आदमी पर भरोसा कर सकती हूँ? मडालिन अपनी पिछली जिंदगी के उस दिन के बारे में सोचकर घबरा रही थी जब इयान ने कर्नल एलिंगटन को उनके घर को छोड़कर जाने के लिए कहा था। पर नॉटिंघम मैनर को छोड़कर जाने से पहले कर्नल एलिंगटन मडालिन को फिर से अपने साथ चलने के लिए कहता है। पर जब मडालिन उसकी बात मानने से इनकार करती है तो वो मडालिन के हालातों का फायदा उठाकर उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है और अपनी मर्यादा भूलकर मडालिन को छूने की भी कोशिश करता है। उनकी दूसरी जिंदगी में कर्नल एलिंगटन अभी भी अपना एक हाथ आगे मडालिन की तरफ बढ़ाए हुए मडालिन के जवाब का इंतजार कर रहा था। पर अपनी पिछली जिंदगी के बारे में वो सारी बातें याद करने के बाद मडालिन थोड़ा घबरा गई थी और वो फिर से अपने अतीत को दोहराने का खतरा भी नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए मडालिन कर्नल एलिंगटन को उसके ऑफर के लिए थैंक यू कहती है और फिर कर्नल एलिंगटन से कहती है कि लेकिन डॉक्टर आप। मडालिन सिर्फ इतना ही कहती है कि तभी कर्नल एलिंगटन मडालिन की बातें सुनकर और उसके एक्सप्रेशंस देखकर समझ जाता है कि मडालिन क्या कहना चाहती है। इसीलिए कर्नल एलिंगटन मडालिन की तरफ बढ़ाए हुए अपने हाथ को पीछे करके
अपने चश्मे को पुश करते हुए मैडेलिन से कहता है कि हाँ, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। ऐसा कहकर कर्नल एलिंगटन मैडेलिन से कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि आप मेरा ऑफर एक्सेप्ट करने में इतना संकोच क्यों कर रही हैं। आखिरकार हम मेंटल फैसिलिटीज के डॉक्टर्स की इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं है, लेकिन ये भी मेडिसिन की एक बहुत ही जरूरी ब्रांच है, खासकर उन लोगों के लिए जो ट्रॉमा का शिकार है। ऐसा कहकर कर्नल एलिंगटन हल्का सा मुस्कुराता है और फिर मैडेलिन की तरफ देखते हुए उससे पूछता है कि तो क्या आप भी इस मॉडर्न मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनना चाहेंगी। फिर से कर्नल एलिंगटन का ऑफर सुनकर मैडेलिन की आंखें थोड़ी बड़ी हो जाती है। मानो कर्नल एलिंगटन का कॉन्फिडेंस देखकर और उसकी बातें सुनकर एक पल के लिए मैडेलिन के मन में कर्नल एलिंगटन के ऑफर को एक्सेप्ट करने की इच्छा हुई हो, पर तभी मैडेलिन अपनी आंखें बंद कर देती है और फिर एक बार फिर से अपनी पिछली जिंदगी की उन सभी दर्दनाक यादों के बारे में सोचने लगती है जो उसने कर्नल एलिंगटन के उनकी जिंदगी में आने के बाद झेली थी। कर्नल एलिंगटन की वजह से इयान और मैडेलिन दोनों की ही मेंटल कंडीशन पर बहुत बुरा असर पड़ा था, जिसकी वजह से उनकी पिछली जिंदगी बर्बाद हो गई थी। पर एक बार फिर से अपने अतीत की उन सब बातों के बारे में याद करने के बाद मैडेलिन अपने मन में कहती है कि अब मेरे अतीत की वो यादें एक धुंधली सी बुरी यादों की कलेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। मेरे अतीत की वो सभी यादें एक पुरानी, एक धूल लगी फोटो एल्बम की तरह है, जिसे मैं फिर कभी भी नहीं खोलना चाहूंगी। ये सब सोचने के बाद मैडेलिन अपने आप से सवाल करती है कि जिन लोगों ने मुझे मेरी पिछली जिंदगी में दर्द दिया था, क्या उन लोगों पर मेरी इस जिंदगी में उंगली उठाना और उस बात के लिए कोसना सही रहेगा जिसके बारे में उन्हें कुछ भी याद नहीं है और ना ही उन्हें कोई अंदाजा है। यहाँ पर मैडेलिन के कहने का मतलब है कि भले ही उनकी पिछली जिंदगी में कर्नल एलिंगटन ने उसे बहुत दर्द पहुंचाया हो, लेकिन उनकी इस जिंदगी में कर्नल एलिंगटन को उन सब बातों और उनके उस अतीत के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और उनकी इस जिंदगी में कर्नल एलिंगटन उसके अतीत से काफी अलग है। इसीलिए मैडेलिन को अपने अतीत की यादों की वजह से कर्नल एलिंगटन को रूखे तरीके से ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना गलत होगा। ये सब सोचते हुए मैडेलिन काफी देर तक चुपचाप कर्नल एलिंगटन के सामने खड़ी रहती है। फिर थोड़ा झिझकने के बाद मैडेलिन कर्नल एलिंगटन से कहती है कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपने इस ऑफर के लायक समझा। ऐसा कहने के बाद मैडेलिन कर्नल एलिंगटन के सामने हल्का सा झुककर कर्नल एलिंगटन को उसके ऑफर के लिए थैंक यू कहती है। ये देखकर कर्नल एलिंगटन ये सोचकर थोड़ा खुश हो जाता है कि मैडेलिन ने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। पर तभी मैडेलिन शुरुआत से अपनी इस जिंदगी की उन सभी यादों को याद करने लगती है जो उसने इयान के साथ बिताई थी। उसकी इस जिंदगी में पहले इयान ने बार बार उसके नजदीक आने की पहल की थी, भले ही वो मैडेलिन को डांस के लिए पूछना हो, या फिर उसकी मदद करने के लिए तैयार रहना हो, या फिर मैडेलिन को उसके साथ शादी करने के लिए प्रपोज करना हो। उनकी इस जिंदगी में अगर इयान ने इन सब बातों की पहल नहीं की होती तो शायद उनकी इस जिंदगी में मैडेलिन ने इयान से कभी कोई बात भी नहीं की होती। पर लेकिन इयान की इन्हीं सभी बातों की वजह से मैडेलिन को इयान का वो रूप दिखा जिसे अपनी जिंदगी अच्छे से खुश होकर जीनी आती थी, और जो कॉन्फिडेंट होकर अपनी जिंदगी के सभी फैसले लेता है। वो इयान जिसका परिवार अभी भी उसके साथ है, और वो इयान जिसकी दुनिया सिर्फ नॉटिंघम मैनर तक ही सीमित नहीं है। इसीलिए इन सब बातों के बारे में याद करके मैडेलिन अपने आप से कहती है कि हो सकता है कि ये उसका
इयान के साथ अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने का आखिरी मौका हो। मैडेलिन ने इयान को लेकर अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी, क्योंकि उनके इस जिंदगी में इतना सब कुछ होने के बाद भी इयान अभी भी मुस्कुराना जानता था और मैडेलिन इयान को ऐसे ही खुश देखना चाहती थी। इसलिए मैडेलिन अपने मन में इयान से कहती है कि इयान, जितना तुम्हारा मन करे तुम उतना मुझ पर हंस सकते हो और मेरी इस बात के लिए मुझे एक बेवकूफ औरत भी समझ सकते हो, लेकिन अब मैं अपने लिए हुए एक भी फैसले के लिए पछताना नहीं चाहती हूँ। तो आज के लिए ये कहानी इतनी ही। आगे की कहानी जानने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।